डियर फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंफ्यूजिंग वर्ब्स। कोई वर्ब्स सेंटेंसेस पे ऐसे आते हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो जब आपको मीनिंग पता होगा देन ओनली यू कैन डिफरेंशिएट द टू वर्ड्स एंड यू विल एबल टू use in your sentences in a very nice way. Okay, so we have some words today and I would like to tell you that कि कैसे ये सारे वर्ड्स जो है सेंटेंस में यूज होते हैं, कौन सा ट्रांजिटिव होता है, कौन सा इनट्रांजिटिव यूज हो रहा है और क्या मीनिंग दे रहा है। सो लेट्स गेट इनटू दिस थिंग। ओके, सो पहला जो मेरा वर्ड है दैट इज अवेंज एंड रिवेंज। सो वी नो दैट ये जो वर्ड्स है मे बी कि कुछ लोग जानते हैं बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिमेन कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स, you know, avenge and revenge. So avenge, avenge, and revenge, revenge. Okay, पहले तो आप जानिए कि दोनों वर्ब की तरह यूज होते हैं और कभी कभी नाउन की तरह भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि वर्ब की तरह यूज हो रहा है। सो विल सी फर्स्ट सेंटेंस। पहले अवेंज का देखिए, वर्ब की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं और इसका मीनिंग पहले आपको बता दें। अवेंज का मतलब प्रतिशोध लेना, अवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध लेना। लेकिन कैसे? जब आप किसी और की तरफ से प्रतिशोध लेते हो तब हम उसको अवेंज बोलते हैं, यानी बदला लेना। लेकिन आप किसी अपने रिलेटिव्स का, अपने पड़ोसी का, किसी के साथ बुरा हुआ है और आप उसकी तरफ से अगर आप प्रतिशोध ले रहे हो, that is called avenge. Okay, so the sentence is we will avenge the wrong done to our fellow creature. We will avenge the wrong done to our fellow creature. Okay, तो इस सेंटेंस को जरा हम एनालिसिस करें। सो वी विल फाइंड वी सब्जेक्ट, वी विल अवेंज। ओके, सो यहाँ पे विल जो है वो काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का और अवेंज काम कर रहा है मेन वर्ब का। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। वी विल अवेंज, तो वी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको पता है कि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट है। वी विल अवेंज, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जिसको आपकी एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और अवेंज यहाँ पे मेन वर्ब है। वी विल अवेंज। नाउ द क्वेश्चन होता है क्या या किसे। ठीक है, तो वी विल अवेंज द रॉन्ग डन टू आवर फेलो क्रीचर। अब यहाँ पे रॉन्ग डन जो है मतलब जो गलत हुआ है कोई काम, टू आवर फेलो क्रीचर, इसको हमने बढ़ा दिया है आगे, मतलब किसका, अपने फेलो क्रीचर के ऊपर जो भी जुल्म हुआ है या उसके साथ, उनके साथ जो खराब हुआ है उनके लिए मैं प्रतिशोध दूंगा। सो वी विल अवेंज द रॉन्ग डन टू आवर फेलो क्रीचर। सो यहाँ पे वी विल अवेंज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है क्या और किसे, तो वी विल अवेंज द रॉन्ग डन टू आवर फेलो क्रीचर। क्या लेंगे? द रॉन्ग डन। किस चीज के लिए? रॉन्ग डन, गलत हुआ है उसके लिए। तो ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है ये वाला वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिवेंज। रिवेंज इज ऑल्सो बिहेविंग हियर एज अ वर्ब। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमीज। अब यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस मैंने लिखा, he revenged himself on his enemies for the murder of his father. Okay, अब उसने अपने पिता के जो मर्डर का प्रतिशोध लिया, बदला लिया। तो यहाँ पे रिवेंज है क्योंकि उसने अपने पिता के लिए जो है रिवेंज लिया। अब सेंटेंस का थोड़ा सा हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन। रिवेंज्ड, रिवेंज्ड इज रिवेंज यानी सेकेंड फॉर्म है, रिवेंज लिया। ही रिवेंज्ड। अब इस वर्ब के बाद अगर आप क्या और किसे पूछेंगे तो आपका क्वेश्चन होता है हिमसेल्फ, यानी अपने आप को। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी। ये आगे हमने जिसको एडजेंट कहते बढ़ाया, ऑन किस पर? अपने
एनिमीज पर, ठीक है। और फॉर द किस लिए, फॉर द सेक, फॉर द मर्डर ऑफ हिज फेलो फादर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा उत्तर देता है क्या और किसे, ठीक है। तो इसमें ही रिवेंज क्या या किसे, हिमसेल्फ, अपने ऊपर। लेकिन और भी जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सारे उत्तर एडवर्ब देती है या एडवर्ब फ्रेज देती है या प्रेपोजिशन फ्रेज देती है जो कि एडवर्ब का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ तो ये भी ट्रांजिटिव यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमीज फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर। दूसरा जो वर्ड है ये खुद के लिए रिवेंज लिया, और अवेंज मीन्स जब आप प्रतिशोध ले रहे लेकिन खुद के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए, तो वो अवेंज होता है। अब यहां पर जो रिवेंज वर्ड है इसको हम नाउन की तरह यूज करेंगे। पहले दोनों में वर्ब की तरह यूज हुआ है, कैसे पहचाने, सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आ जाए तो वो वर्ब बिहेव करता है, ही रिवेंज्ड, ओके, या वी विल अवेंज, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में जस्ट हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस, शी टुक रिवेंज ऑफ हिज नेबर हु हैड रिडिक्यूल्ड हर। तो उसने जो है अपने पड़ोसी का बदला लिया, मतलब पड़ोसी के ऊपर बदला लिया। तो यहाँ पे ऑफ की जगह हम ऑन कर दे, ऑन ज्यादा बेटर है। सो ही टुक रिवेंज ऑन हिज नेबर हु हैड रिडिक्यूल्ड हर, जिसने उसको मजाक उड़ाया था। अब यहाँ पे देखिए, शी टुक, उसने लिया, शी है प्रोनाउन, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन। शी टुक, उसने लिया, क्या, द क्वेश्चन कम्स क्या। तो यहाँ पे वर्ब के उत्तर में जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं क्या और किसे आएगा। तो यहाँ पे वर्ब के उत्तर में क्या लिया, रिवेंज लिया, बदला लिया। तो यहाँ पे जो रिवेंज है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। और आपको पता है अच्छे से कि नाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिहेव करती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिहेव कर रही है। शी टुक व्हाट, रिवेंज ऑफ हिज, ऑन हिज नेबर, अपने पड़ोसी पर लिया, हु हैड रिडिक्यूल्ड हर, जिसने उसकी मजाक उड़ाया था। तो यहाँ पे जो बाकी ऑन हिज नेबर किस पर, अपने पड़ोसी पर, तो हु हैड रिडिक्यूल्ड हिम, जिसने उसका मजाक उड़ाया था। यहाँ पर हमने देखा हु हैड रिडिक्यूल्ड हर एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो एडजेक्टिव क्लॉज है, हु से शुरू हो रहा है और बात कर रहा है नेबर का, ठीक है। तो इसको हमने आगे बढ़ाया, लेकिन मेन हमारा सेंटेंस यहां तक है, शी टुक रिवेंज, उसने बदला लिया, ठीक है, ऑन हिज नेबर हु हैड रिडिक्यूल्ड हर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है चेक। तो हमने पहले दोनों वर्ड में देखा कि कैसे वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, अवेंज और रिवेंज, और रिवेंज को हमने देखा कि कैसे नाउन की तरह बिहेव कर रहा है सेंटेंस में, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज चेक एंड चेक एंड चेक। देयर आर 3 मीनिंग ऑफ चेक, लेकिन एक का है CHECK और एक का है CHECK, यानी दोनों का बराबर है, और दूसरा है CHEQUE, चेक, ठीक है। अब अंतर पहले देखते हैं। यहां पर अगर मैं सेंटेंस पढ़ूं, देयर इज नो चेक ऑन हिज मूवमेंट, ठीक है, देयर इज नो चेक। अब चेक यहां पे क्या बिहेव कर रहा है, नाउन बिहेव कर रहा है, देयर इज नो चेक। अब देखो बेटा, एक अगर नाउन आता है तो आप उसको दूसरे नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, जो एडजेक्टिव है उसको दूसरे एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज नो चेक, ठीक है। अब चेक की जगह कोई भी दूसरा वर्ड ले लो, देयर इज नो ग्लास, देयर इज नो नो गर्ल, देयर इज नो बॉय, देयर इज नो पेंट, कुछ भी कर लो, तो आप देखेंगे कि ये चेक की जगह नाउन रिप्लेस कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये नाउन है। सो देयर इज नो चेक, ओके, ऑन हिज मूवमेंट। तो यहाँ पे जो चेक है उसका मतलब होता है कंट्रोल, रेस्ट्रेंट, यानी रुकना, यानी जो है किसी पर कंट्रोल करना। देयर इज नो चेक ऑन हिज मूवमेंट, मतलब उसकी मूवमेंट पर कोई भी बाधा या रेस्ट्रेंट नहीं है।
तो ये चेक मतलब रोकना। हम कहते हैं ना कभी कभी कि nobody कैन चेक मी, मुझे कोई भी चेक नहीं कर सकता। nobody कैन स्टॉप मी, इसका मतलब मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चेक का मतलब रोकना या बाधा देना। ठीक है, यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है, और ये नाउन बिहेव कर रहा है। सो यू वॉन्ट टू से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ चेक ऑन यू, मैं तुम पर चेक बाधा नहीं लगा रही हूं, इट इज योर डिजायर। सो तो यहाँ पे चेक का मतलब है बाधा या रेस्ट्रेन या कंट्रोल, और ये नाउन बिहेव कर रहा है। दूसरा चेक देखिए, CHECK, यहाँ पर जो है चेक बिहेव कर रहा है वर्ब का। प्लीज चेक हिज अकाउंट केयरफुली, यहाँ पे चेक हिज अकाउंट केयरफुली, ये सेंटेंस इंपेरेटिव है जिसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है, और हमने जो इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज लगा के बताया। प्लीज चेक करिए, यानी ये वर्ब दिखा रहा है, क्या चेक करिए, हिज अकाउंट। तो यहाँ पे प्लीज जो सब्जेक्ट हिडन है, तो नाउन और प्रोनाउन हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि सब्जेक्ट हिडन है। सो प्लीज चेक, ये वर्ब हो गया चेक यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पूछे क्या या किसे, तो प्लीज चेक हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को चेक करे। कैसे चेक करे, केयरफुली। तो यहाँ पे जो केयरफुली वर्ड है वो एडवर्ब है, और वो इस नाउन के बारे में, सॉरी, इस वर्ब के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जो वर्ब है एडवर्ब है केयरफुली, और किस चीज का बात कर रहा है, ये चेक की बात कर रहा है। प्लीज चेक हिज अकाउंट केयरफुली, क्या चेक करो, अकाउंट चेक करो। तो यहाँ पे चेक जो है वर्ब बिहेव कर रहा है, और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर चेक, CHEQUE, चेक। चेक का मतलब होता है जब आप बैंक के उस पे चेक लिख के देते हैं, 500 का, 1000 का, 5 लाख का चेक लिखते हैं, वो चेक होता है। तो उसको और बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे लोग जानते हैं चेक का मतलब क्या होता है, बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट। ओके, और दिस इज नाउन, क्योंकि कोई भी चीज जो हमें दिखती है या हम छू के या फील करते हैं, वो नाउन होता है। ठीक है, तो चेक एक ऐसी चीज है जिसे हम देख सकते हैं, तो नाउन बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। He gave me a check of ₹5,000। अब यहाँ पे देखिए, he सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, gave दिया, उसने दिया, किसे दिया, मुझे दिया। ऑब्जेक्ट जानने के लिए आप क्या और किसे पूछेंगे, वर्ब से। He gave me, तो यहाँ पे me ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। He gave me क्या दिया, a check of ₹5,000। अब देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक तो मी आ रहा है और एक चेक आ रहा है। ठीक है, He gave me a check of ₹5,000। तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वस्तु होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो इसको हम इधर भी ला सकते हैं, He gave a check to me, ये आ सकता है। अगर मैं इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर ले आऊं, जो वस्तु होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लाऊं तो मुझे टू लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा He gave a check to me। ठीक है, और अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाऊं वर्ब के बाद, जैसे ये लिखा हुआ है He gave me a check of ₹5,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेक है वो नाउन बिहेव कर रहा है। तो ये आप मतलब समझ लीजिए कि कौन सा जो वर्ड्स या वर्ब जो है नाउन बिहेव करता है, कौन सा वर्ड्स एडजेक्टिव बिहेव करता है, कौन सा वर्ब जो है वर्ड्स वो मतलब वर्ब बिहेव करता है सेंटेंस में। चलिए दूसरे उसमें देख लेते हैं कि और क्या है। यहाँ पे मैंने फिर से दो वर्ड्स लिए हैं जो कि डिफरेंट है, लेकिन इनके स्पेलिंग्स करीब करीब ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट वर्ड इज एंश्योर, दैट इज ENSURE। एंश्योर यहाँ पे वर्ब यूज हो रहा है, एंड द मीनिंग इज टू मेक श्योर, यानी निश्चित हो जाना। मेक श्योर मतलब किसी भी चीज के बारे में जब आप श्योर हो जाते हैं तो हम एंश्योर बोलते हैं। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। सेंटेंस है द कस्टमर मस्ट एंश्योर दैट accurate things are to be taken, यानी कस्टमर मस्ट इंश्योर हो जाए कि सही चीज लेनी चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए वर्ब द कस्टमर सब्जेक्ट है आपका यहाँ तक, द कस्टमर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन। मस्ट एंश्योर, मस्ट यहाँ पे है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पे एंश्योर मेन वर्ब है। द कस्टमर मस्ट एंश्योर, क्वेश्चन यहाँ पे वर्ब से क्या और किसे पूछे और आपका अगर उत्तर आता है तो ऑब्जेक्ट होगा। द कस्टमर मस्ट एंश्योर व्हाट, दैट एक्यूरेट थिंग्स आर टू बी टेकन। ये पूरा का पूरा जो है दैट एक्यूरेट थिंग्स आर टू बी टेकन, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। आपको पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है, द कस्टमर मस्ट एंश्योर दैट एक्यूरेट थिंग्स आर टू बी टेकन। तो यहाँ पे मेन हमारा जो सेंटेंस है कस्टमर मस्ट एंश्योर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पूरा का पूरा क्लॉज है कि एक्यूरेट चीज हमें लेनी चाहिए, आर टू बी टेकन। तो ये इंश्योर का मतलब हो गया वर्ब, यानी निश्चित कर लेना चाहिए। द कस्टमर मस्ट एंश्योर, कस्टमर को निश्चित कर लेना चाहिए क्या, दैट एक्यूरेट थिंग्स आर टू बी टेकन। ठीक है, कि सही चीज का ही यूज करें, लेना चाहिए। दूसरा जो इंश्योर है, द स्पेलिंग इज डिफरेंट। पहले वाला था ENSURE और सेकेंड इज INSURE, इंश्योर। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह यूज हो रहा है। अगर मैंने कहा इंश्योर्ड कार, कोई गाड़ी खड़ी है और मैं गाड़ी के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो मैं कहूंगी दिस इज इंश्योर्ड कार। ये गाड़ी जो है इंश्योर्ड, इंश्योरेंस का मतलब आपको पता है बीमा, यानी बीमा करना या बीमा होना, जो भी है। अब यहाँ पे देखिए द इंश्योर्ड कार अगर मैं बोलूंगी तो इसका मतलब हुआ ये कार ऑलरेडी इंश्योर्ड है, यानी बीमा की हुई गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंश्योर है वर्ड, ये बिहेव कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि ये नाउन के पहले आया हुआ है, द इंश्योर्ड कार। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस देखिए, द इंश्योर्ड वॉज पेड, यानी जो व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया था उसको पेमेंट मिल चुका है। सो यहाँ पे द इंश्योर्ड वॉज पेड, यहाँ पे सीधा हमने सब्जेक्ट बना दिया इसका, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे द इंश्योर्ड नाउन हो गया, द इंश्योर्ड वॉज पेड, यानी द पर्सन हु हैज डन इंश्योर, हु हैज टेकन द इंश्योरेंस वॉज पेड, मतलब उसको पैसा मिल चुका है। इस इंश्योर्ड के बाद अगर मैं कोई मैन लिख देते, द इंश्योर्ड मैन वॉज पेड, तो यहाँ पे मैन क्या होता, नाउन होता और ये एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है, यानी नाउन के पहले जो भी आता है एडजेक्टिव बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने मैन नहीं लिखा तो ये सीधा सीधा नाउन बिहेव कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, तीसरा वाला, ये पहला दूसरा, पहले में एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, दूसरे में नाउन बिहेव कर रहा है, और तीसरे में देखिए आई टुक इंश्योरेंस ऑफ माई कार, मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ली है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस लेना का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट, किस चीज का ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है यहाँ पे। आई टुक मैंने लिया, अब वर्ब से आप क्वेश्चन पूछिए क्या या किसे, तो उत्तर आएगा क्या में, इंश्योरेंस, आई टुक इंश्योरेंस। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, और आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट भी हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन प्रोनाउन। तो यहाँ पे आई टुक इंश्योरेंस, ये ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, जो कि यहाँ पे नाउन बिहेव कर रहा है। आई टुक इंश्योरेंस ऑफ माई कार। ठीक है, ऑफ माई कार जो है ये एक्स्ट्रा एडजंक्ट है, जिसको मैंने जोड़ा किस चीज का दिखाने के लिए, क्या मतलब आई टुक इंश्योरेंस ऑफ माई कार, मतलब इस गाड़ी की पूरी आई टुक इंश्योरेंस ऑफ माई कार, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब आइए दो वर्ड है वैकेट, फर्स्ट है VACATE वैकेट और सेकेंड है एम्प्टी। तो ये जैसे हम कहते हैं वैकेट और एम्प्टी, मतलब हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है वैकेट और एम्प्टी में अंतर क्या होता है। तो अब पहले अंतर समझ लें, उसके बाद हम देखेंगे कि नाउन या प्रोनाउन या नाउन एडजेक्टिव या वर्ब बिहेव कर रहा है। वैकेट का मतलब है कोई चीज जब खाली हो गई है और उसकी जगह कोई दूसरा ले लिया, जैसे कोई
सीट पे बैठा हुआ था, ठीक है, अब वो सीट से उठ चुका है, उठ के गया, तो हम कह सकते हैं नाउ सीट इज वेकेटेड, ओके, दिस इज अ वेकेट सीट, अब उसमें हम बैठ सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी मतलब कोई भी चीज खाली, जैसे ग्लास है, यानी कोई जार है, बॉटल है, कोई भी चीज अगर खाली हो गया है तो हम उसको एम्प्टी कह सकते हैं। एम्प्टी जार, एम्प्टी बॉटल, ठीक है, कभी कभी कहते हैं एम्प्टी दिमाग भी एम्प्टी होता है, खाली हो जाता है। तो पहले वाला देखो कैसे ये वर्ब बिहेव कर रहा है, शी वेकेटेड द हाउस, उसने मकान को खाली कर दिया। अब शी सब्जेक्ट, वेकेटेड, वर्ब पहचानने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ये वर्ब की जगह पे आ रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब बिहेव कर रहा है। शी वेकेटेड क्या, नाउ क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, क्या और किसे, तो आपको उत्तर मिलेगा द हाउस। शी वेकेटेड द हाउस, ये सीधा सीधा एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट हो गया शी, वेकेटेड हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया द हाउस। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। सेकेंड देखिए एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब कोई भी चीज जो खाली हो चुकी है, जैसे मैंने बताया मैंने अलमारी को एम्प्टी कर दिया है, अब वैकेट नहीं बोलेंगे उस समय, अब आप उसमें जो है अपने कपड़े रख सकते हैं, ठीक है। जार एम्प्टी हो चुका है, बॉटल एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, फिर से फिल करना उसको। अब यहाँ देखिए द सेंटेंस, द ग्लास वॉज एम्प्टी, अब ये ग्लास की विशेषता बताई जा रही है कि एम्प्टी है, खाली है, तो यहाँ पे ये एम्प्टी एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है और बाद में भी आता है। अगर एडजेक्टिव नाउन के पहले आ गया तो जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है तो हम कहेंगे ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव बाद में आ गया तो फिर वो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा आई सॉ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन हो गया, उसके पहले ब्यूटीफुल लग गया। अगर मैं कहूं सीता इज ब्यूटीफुल, ठीक है, अब सीता इज ब्यूटीफुल, सीता के बारे में आप ब्यूटीफुल, तो यानी एडजेक्टिव शुरू में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो ग्लास वॉज एम्प्टी, यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। दूसरा देखिए द रूम इज वैकेंट, कमरा खाली है, यहाँ पे रूम की विशेषता बताई जा रही है कि ये वैकेंट है, खाली है, तो यहाँ भी एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं वैकेंट रूम, है ना, ये भी कह सकते हैं। वैकेंट सीट, सीट खाली, तो एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। अब लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, शी एम्पटाइड द ग्लास ऑफ मिल्क इमीडिएटली, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये एम्प्टी जो वर्ड है, इसके पहले एम्प्टी क्या 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 बिहेव कर रहा था, एडजेक्टिव बिहेव कर रहा था, ग्लास वॉज एम्प्टी। यहाँ पे मैंने इसको वर्ब बिहेव करवा दिया, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने एम्प्टी डाल दिया। शी एम्प्टाइड, क्या एम्प्टी किया, द ग्लास, तो यहाँ पे शी एम्प्टीड द ग्लास, अब यहाँ पे एम्प्टाइड बोली है, एम्प्टी बोलिए, शी सब्जेक्ट हो गया, एम्प्टीड हो गया आपका वर्ब, और वर्ब में क्वेश्चन पूछिए शी एम्प्टीड व्हाट, क्वेश्चन आंसर आएगा द ग्लास, या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, तो हम समझ गए कि ये यहाँ पे ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर। सी एम्प्टाइड या एम्प्टीड द ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं बनाना चाहती। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ ऐसे वर्ब लेके आऊंगी जो कंफ्यूजिंग होगा, और हम देखेंगे कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनका यूज है। थैंक यू सो मच।